तो भारत के स्पेस मिशन का पहला काम था सैटेलाइट लॉन्च करना। पर इसके लिए सैटेलाइट के साथ ही लॉन्चिंग की सुविधा भी चाहिए थी। इसरो की स्थापना के साल ही इसके मुखिया डॉक्टर विक्रम ए साराभाई ने अपने एक छात्र यूआर राव से मिलकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्लान तैयार का जिम्मा सौंपा था। कुछ दिन बाद यूआर राव ने प्लान सौंप दिया तो डॉक्टर साराभाई ने इसकी अगुवाई के लिए उन्हीं को जिम्मा सौंप दिया। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 1975 यह तारीख भारत के अंतरिक्ष में छलांग लगाने की ऐतिहासिक तारीख है। इसी दिन भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया था। हालांकि इसकी लॉन्चिंग के लिए जरूरी संसाधन नहीं होने पर भारत ने तब सोवियत संघ से एक डील की थी। इसके अनुसार सोवियत संघ ने अपने रॉकेट से भारतीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया और भारत ने उसे अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल जहाजों की ट्रैकिंग के लिए करने दिया था। हालांकि इसके बाद ही भारत ने ऐसे ऐसे रॉकेट तैयार कर लिए जो आज दूसरे देशों का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। आइए इस ऐतिहासिक घटना की वर्षगांठ पर जान लेते हैं भारत की अंतरिक्ष में पहली उड़ान का पूरा किस्सा। अंग्रेजों से स्वाधीनता मिलने के साथ ही पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से देश में परमाणु ऊर्जा के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके लिए साल 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया था। इसके बावजूद भारत अब भी अंतरिक्ष से दूर था। इस बीच 60 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस प्रोग्राम की होड़ शुरू हो गई और भारत केवल रॉकेट लॉन्चिंग के टेस्ट कर रहा था। भारतीय वैज्ञानिकों को केवल 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट भेजने में सफलता मिल पा रही थी। इसी बीच साल 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई, जो बाद में इसरो के रूप में सामने आया और भारत का स्पेस मिशन शुरू कर दिया गया। भारत के स्पेस मिशन का पहला काम था सैटेलाइट लॉन्च करना, पर इसके लिए सैटेलाइट के साथ ही लॉन्चिंग की सुविधा भी चाहिए थी। इसरो की स्थापना के साल ही इसके मुखिया डॉक्टर विक्रम ए साराभाई ने अपने एक छात्र यूआर राव से मिलकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्लान तैयार का जिम्मा सौंपा। कुछ दिन बाद यूआर राव ने प्लान सौंप दिया तो डॉक्टर साराभाई ने इसकी अगुवाई के लिए उन्हीं को जिम्मा सौंप दिया। साल 1969 में राव ने यह जिम्मा उठाया और 20 इंजीनियरों की एक टीम इकट्ठा कर सैटेलाइट का डिजाइन तैयार शुरू कर दिया। तब 100 किलो का सैटेलाइट बनाने की योजना थी, जिसे अमेरिकी रॉकेट स्काउट से लॉन्च किया जाना था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा स्काउट रॉकेट को भाड्य पर देने के लिए राजी थी। सैटेलाइट बनाने की तैयारी चल ही रही थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास मॉस्को से संदेश आया कि सोवियत संघ सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत की मदद करने का इच्छुक है। विक्रम साराभाई इसके लिए राजी हो गए और सोवियत संघ के राजदूत निकोलाई साथ बैठक में अपना पूरा प्लान साझा किया। इस पर निकोलाई सोवियत संघ के लॉन्च व्हीकल से भारतीय सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार हो गए, पर शर्त रखी कि भारत के सैटेलाइट का वजन चीन के सैटेलाइट से ज्यादा होना चाहिए। दरअसल यह वह दौर था जब सोवियत संघ और चीन के बीच दरार पड़ चुकी थी। चीन 24 अप्रैल 1970 को अपना पहला उपग्रह लॉन्च कर सोवियत संघ, अमेरिका, जापान और फ्रांस के बाद ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया था। चीन इस बात के घमंड में था कि उसका उपग्रह सभी देशों के उपग्रह थे भारी 173 किलो का था। सोवियत संघ के उपग्रह स्पुतनिक से तो चीनी उपग्रह का वजन 2 गुना था। इसीलिए
सोवियत संघ ने चीन से भारी उपग्रह बनाने की शर्त रखी थी। हालांकि इसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों के सामने नया संकट आ गया, क्योंकि उन्होंने 100 किलो के उपग्रह की तैयारी की थी, फिर भी हार नहीं मानी और 350 किलो के उपग्रह की डिजाइन तैयार कर ली। इसी बीच दिसंबर 1971 में भारत के स्पेस प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि विक्रम साराभाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 52 साल थी और पूरी तरह से स्वस्थ थे। इससे कुछ साल पहले ही भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में ही हुई थी। डॉक्टर साराभाई के बाद एमजी के मेनन को इसरो का अंतरिम मुखिया बनाया गया और साल 1972 में सतीश धवन को पूरी तरह से इसकी कमान सौंपी गई। इस बीच आई तमाम बाधाओं को दरकिनार करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने आखिरकार मार्च 1975 में सैटेलाइट तैयार कर लिया। इसे एक्सरे एस्ट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी और सोलर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया था। इस सैटेलाइट में 26 साइडेड पॉलीहेड्रॉन था, जिसका डायमीटर 14 मीटर था। सिर्फ ऊपर और नीचे को छोड़कर इस सैटेलाइट के सभी फेसेस को सोलर सेल से कवर किया गया था। इस मिशन के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब 3 करोड़ DDH रुपए का बजट तत्काल सदन से पास करवाया था। सैटेलाइट तैयार हुआ तो वैज्ञानिकों की टीम को एहसास हुआ कि नाम तो रखा ही नहीं गया। फिर इसके लिए 3 नाम सुझाए गए। ये नाम थे मैत्री, जिसे भारत और सोवियत संघ की दोस्ती के नाम पर प्रस्तावित किया गया। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखने का सुझाव दिया गया। और तीसरा सुझाव था जवाहर, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी। तब सबको लग रहा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाहर नाम चुनेंगी, पर उन्होंने भारतीय उपग्रह को नाम दिया आर्यभट्ट। अंततः आर्यभट्ट की लॉन्चिंग की तारीख आई 19 अप्रैल 1947। इसे रूस में लॉन्चिंग साइट कपुस्टिन यारकोव कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाना था। UR राव और इसरो प्रमुख सतीश धवन सहित भारत के 30 वैज्ञानिकों का दल रूस में मौजूद था। दोपहर 12 बजे काउंटडाउन 10 से शुरू होकर 1 तक पहुंचा और रूस का लॉन्च व्हीकल कॉस्मोज 3 AM आर्यभट्ट को लेकर उड़ चला। लॉन्चिंग के 12 मिनट बाद ही रॉकेट ने अपनी यात्रा का आखिरी चरण शुरू किया और कुछ ही देर में धरती से 600 किमी ऊपर अंतरिक्ष की कक्षा में आर्यभट्ट को स्थापित कर दिया। इससे पहला सिग्नल मिलते ही UR राव समेत सभी भारतीय वैज्ञानिकों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि भारत सफलतापूर्वक अपने कदम अंतरिक्ष में रख चुका था। वैसे आर्यभट्ट सिर्फ 4 दिनों तक ही सिग्नल भेज पाया, पर भारत ने जरूर सिग्नल दे दिया था कि उसके हौसलों की उड़ान अब आसमान से भी ऊपर है। इस लॉन्चिंग के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच UR राव के निर्देशन में हुए समझौते के अनुसार भारतीय बंदरगाहों के जरिए सोवियत संघ को जहाजों और लॉन्चिंग वेसल्स की ट्रैकिंग का अधिकार मिला था। इसके बदले में भारत को सोवियत संघ ने कई और सैटेलाइट लॉन्च करने में सहायता दी थी।